उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बच्चा अखिलेश यादव है। आवास जो लोहिया आवास मॉडल आवास बनाया गया, आप लोहिया आवास देख लीजिए और इंदिरा आवास में देख लीजिए, इंदिरा आवास सारे ढह गए, लोहिया आवास देखिए ऐसे चमक रहे हैं। देखिए ये चुनावी वर्ष है और यह सरकार जो है खुद आईसीयू में है। 5 साल के अंदर इस सरकार ने एयरपोर्ट से मुख्य हाईवे को जोड़ने वाली सड़क नहीं बना पाई, वह एयरपोर्ट क्या बनाने की बात करेगी। एक विधानसभा की रैली कांग्रेस की 2 मंडलों की रैलियों पे भारी होगा। 15 करोड़ परिवारों को मोदी जी इस दहलीज पर खड़ा कर दिए हैं कि वो नून खरीदने की स्थिति में नहीं है। अगर इस देश में पोलियो 0% पोलियो है तो इनके पीछे की सरकारों ने खत्म किया। कभी बैनर नहीं लगाया कि फ्री में पोलियो ड्राफ्ट मैंने पिलाया। तो भारतीय जनता पार्टी अगर गठबंधन करे तो अच्छा है और अखिलेश यादव जी गठबंधन करे तो सवाल। गन्ना किसानों का 1 रुपया 5 साल में बढ़ाया नहीं, 25 रुपये बढ़ा दिया अभी थोड़े दिन पहले। ये तो चुनाव, ये जो बढ़ाया है ये दे पाएंगे क्या? ये तो अगला सरकार जिसका बनेगा वो देगा। जैसे ये जो बढ़ाए हैं वह गन्ना कटते कटते और गन्ना मिल में जाते जाते इनकी सरकार बदल जाएगी। हम हैं कुशीनगर के एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिनकी आप हर सुबह मोबाइल स्क्रॉल करते हुए एक खबर या एक कोई ऐसी पोस्ट जरूर पा जाते हैं जो समाज सेवा करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ हैं राजेश प्रताप राव बंटी राव। सर बहुत स्वागत करते हैं आपका। सबसे पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी उत्कर्ष पत्रिका का। उत्तर प्रदेश में विपक्ष में सरकार है समाजवादी पार्टी की, पक्ष में जो है 4.5 वर्ष से भाजपा है। कांग्रेस कई सालों बाद अब यहाँ संगठन को एक्टिव करने की कोशिश करी है। हमने देखा गोरखपुर में हमने रैली कवर की, प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली, काफ़ी अब प्रभावशाली वह दिख रहा है। क्या लगता है आपको कांग्रेस के आ जाने से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? देखिए कांग्रेस या कोई दल, हर दल के अपने अपने मानने वाले लोग हैं। जहाँ तक गोरखपुर की रैली की बात कर रहे हैं, गोरखपुर की रैली में पूरे गोरखपुर मंडल बस्ती मंडल के लोग आए थे। आप समाजवादी पार्टी के एक विधानसभा की रैली देखिएगा तो उनके 2 मंडलों की रैली पर भारी होगा। आप कवर कीजिएगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। एक विधानसभा की रैली कांग्रेस की 2 मंडलों की रैलियों पे भारी होगा। बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि जिस सोच जिस विचारधारा को लेके हम लोग बढ़ रहे हैं। कांग्रेस तो इस 1989 तक इस प्रदेश में तो कांग्रेस ही थी। कांग्रेस ने तो मेट्रो नहीं लाया, लगातार सरकार रही। कांग्रेस ने तो इस प्रदेश में कोई एक्सप्रेसवे नहीं बनाया। कांग्रेस ने इस प्रदेश में कोई कन्या विद्याधन नहीं बांटा, कोई नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, बेकारी का भत्ता नहीं दिया, पेंशन जो अति गरीब लोग हैं नहीं दिया, आवास जो लोहिया आवास मॉडल आवास बनाया गया, आप लोहिया आवास देख लीजिए और इंदिरा आवास में देख लीजिए, इंदिरा आवास सारे ढह गए, लोहिया आवास देखिए ऐसे चमक रहे हैं। इसलिए हमारे कहने का मतलब ये है कि जो विचारधारा की लड़ाई है, उस विचारधारा की लड़ाई में आज समाजवादी सोच की ज़रूरत है इस प्रदेश और देश को। अगर इस देश को और प्रदेश को उन्नति के रास्ते पर हम ले जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर समाजवादी व्यवस्था के अनुरूप ही वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो शिवपाल यादव की है वो भी चुनाव की मैदान में है। क्या समीकरण बैठ रहा है? कुशीनगर में कोई सीटें मिलेंगी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को? अब ये तो सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, ये हम लोगों का सवाल नहीं है। किससे कौन गठबंधन करना है, किसको क्या सीटें देना है, किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है, ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। ये उनका विषय है। हम लोगों का विषय है कि समाजवादी पार्टी को बूथ पे कैसे मजबूत बनाएं, समाजवादी पार्टी के मैक्सिमम विधायकों को इस जिले से कैसे जीत के भेजें उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी बने। ये हम लोगों का विषय है और इस विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं। इस विषय से संबंधित अगर कोई सवाल हो तो हम 13 तारीख को कुशीनगर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली है। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और क्या समीकरण बढ़ रहा है, लोगों में क्या बातें हैं, क्या चर्चाएं हैं? देखिए अभी आप जब आए हैं तो हम इस सेक्टर के ही लोगों की मीटिंग कर रहे थे। आपको लग रहा होगा कि हमें लग रहा है कि 10 गांव के लोगों की मीटिंग हमने किया है, मुख्य लोगों की मीटिंग। और 10 गांव के मुख्य जो आप हमारे समझ लीजिए की पॉइंट लोग जिन्हें कहा जा सकता है, यह कम से कम 300 लोगों की संख्या यहाँ थी आपके सामने ही।
और ये 300 लोग नहीं हैं, हर आदमी के पीछे कम से कम 50-50 लोग हैं, 100-100 लोग हैं, उनकी मीटिंग कर रहे हैं। और इस मीटिंग के आधार पे हम आपको कह सकते हैं कि कुशीनगर जनपद की सभी रैलियां ऐतिहासिक होंगी। और ये सत्ता परिवर्तन करेंगी? बिल्कुल करेंगी। लोग ऊब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार से। इन्होंने कहा था कि हम आएंगे 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बता दीजिए कोई स्मार्ट सिटी बना? ये आए कहे कि हम आएंगे और हर साल 3 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। रोजगार तो दे नहीं पाए, हर साल 300 करोड़ नौजवानों का रोजगार छीन लिए। आज देश का जीडीपी इतनी महंगाई के बाद भी, इतना राजस्व असूली के बाद भी सरकार जनता का खून टैक्स के माध्यम से जो चूस रही है, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान का जीडीपी नहीं बढ़ रहा है। इसका एकमात्र कारण है कि हिंदुस्तान के नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? जीडीपी के हिसाब से अगर आप देखें तो गवर्नमेंट हर तरह से टैक्स ले रही है, पैसे भी ले रही है, फिर ये सारे पैसे जा कहाँ रहे हैं? ये पैसे आपको दिख नहीं रहा है कहाँ जा रहे हैं? पूरा देश गरीबी के रेखा से नीचे चला जा रहा है। नमक देना पड़ रहा है, तेल देना पड़ रहा है, और अडानी और अंबानी का ग्रोथ दर 100 गुना बढ़ रहा है। तो ये तो सीधे दिखाई दे रहा है कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। अच्छा, अब गृह मंत्री अमित शाह की रैली कर रहे थे। रैली में उन्होंने, लखनऊ की रैली में उन्होंने कहा कि महंगाई आई, कोरोना आया, सब कुछ आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहाँ थे? उन्होंने सवाल किया अखिलेश यादव से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बच्चा अखिलेश यादव है। मैं उनसे पूछता हूँ वो कहाँ थे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के द्वारा कवरेज भी किया गया। 1 महीना सड़कों पे खड़ा होके जो लोग बिहार जा रहे थे, जो लोग बंगाल जा रहे थे, जो लोग आसाम जा रहे थे, 1 महीना हम लोगों ने सड़कों पे खड़ा होके, जबकि मुझे कोविड भी हो गया, लेकिन हम लोगों ने उसका परवाह नहीं किया। जो लड़के आए हमारे क्षेत्र के, उनको स्कूलों में जिन सेंटरों में रखा गया। तो व्यक्तिगत आपको जानता हूँ, आपने तमाम सारे ऐसे लोगों को जो बाहर फंसे थे, आपने उनको बुलवाया, अपने खर्चे से बुलवाया, कुछ को आपने फ्लाइट से बुलवाया, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात से। और उसके बाद जो आ गए तो घर में नहीं आने दिया गया, उनको स्कूलों में रोका गया, गांव के बाहर 15-15 दिन क्वारंटाइन सेंटर बना के रोका गया। आप इस विधानसभा के हर गांव में जाइएगा, हर क्वारंटाइन सेंटरों पे मैं गया, जो हमारे अपनी हैसियत के हिसाब से फल मिठाई, बिस्किट हमने कवर किया, हमने देखा। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपसे बार बार हमने पूछा है और फिर पूछेंगे, आपकी लड़ाई कैसी होगी और कहाँ, किस दल से होगी, किस विधानसभा से होगी? देखिए, मैं कुशीनगर विधानसभा से विगत 15 सालों से दरवाजे एक दरवाजे पर सैकड़ों बार मत्था टेक चुका हूँ। पूरी विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां 10 बार, 20 बार, 25 बार मैं व्यक्तिगत घूम न लिया हूं। इसलिए मैं पूरी तरह से कुशीनगर विधानसभा पे कंसंट्रेट हूं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं कुशीनगर विधानसभा लड़ूंगा, और अगर उनका आदेश होगा कि तुम्हें नहीं लड़ना है तो एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता बनके मैं समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। सरकार ने अभी हाल ही में जो है, योगी सरकार ने फैसला किया अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में कि मार्च तक यानी होली तक सभी परिवारों को, गरीब परिवारों को, 15 करोड़ परिवार इसमें लाभार्थी होंगे, मुफ्त राशन, दाल, तेल, चीनी, कुछ परिवारों को चीनी भी और नमक दिया जाएगा। इससे भी तो राहत मिलेगी गरीबों को। यानी सरकार खुद मान रही है कि 15 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो नमक, दाल, चीनी खरीदने की भी स्थिति में नहीं हैं। 15 करोड़ परिवारों को मोदी जी इस दहलीज पर खड़ा कर दिए हैं कि वो नून खरीदने की स्थिति में नहीं है। हम लोगों का बेसिक सवाल ये है कि गरीब को आर्थिक रूप से मजबूत करो। क्यों नून दोगे, क्यों तेल दोगे? उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करो। हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बच्चों को लैपटॉप इसलिए दिया कि लैपटॉप लेगा तो दुनिया के टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, और वह जाएगा तो बड़े बड़े पदों पर बैठेगा, तो उसका एक पैकेज, एक सैलरी अच्छी मिलेगी जिससे वो अपने घर का भरण पोषण कर सके। ऑनलाइन क्लासेस में भी काफ़ी मदद मिली उस लैपटॉप से। ऑनलाइन आज जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में गरीब लोगों के पास वही माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया हुआ लैपटॉप था, जो ऑनलाइन क्लास बच्चों ने किया।
तो जाके पढ़ाई हुई, ये अखिलेश यादव जी की देन है। हम लोगों की सोच है कि हम अंतिम व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें कि अंतिम व्यक्ति किसी के ऊपर निर्भर न रहे, सरकारों पर निर्भर न रहे। इसीलिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या किया कि पहले नौजवानों को रोजगार दिया, और जिन नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाया उन लोगों को बेरोजगारी का भत्ता इसलिए दिया कि नौजवान जब फॉर्म भरने जाता है, जब फार्म भरने पडरौना जाएगा, जब फार्म भरने कुशीनगर जाएगा, तो उसके जेब में अगर 1 रुपया रहेगा तो वो जाके बड़े पदों के लिए निकला हुआ फार्म भरेगा, अपने माता पिता पे बोझ नहीं बनेगा। हमारी सोच है तरक्की की और उनकी सोच है गरीब को और गरीब बनाने की। यह 2 तरह की विचारधारा है, यह सोचने और समझने की जरूरत है। एक तरफ की ऐसी समाजवादी विचारधारा जो आपको आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत कराने का है, और एक तरफ ऐसी विचारधारा कि आपको भीख मांगने पर मजबूर करने वाली विचारधारा है। क्यों आप देंगे नमक तेल? आखिर आप ये मान रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि 15 करोड़ परिवार इस देश में ऐसा है जिसके पास आज तेल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, नमक खरीदने के तक पैसे नहीं हैं, दाल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में सरकार में बैठे लोगों को, आपने नारा दिया था सरकार में आने से पहले कि वन नेशन वन टैक्स का नारा दिया था कि नहीं भारतीय जनता पार्टी? किसके दबाव में पेट्रोलियम पदार्थों को बैठ के अंदर, अगर पूरे देश में आपका सेल टैक्स इनकम टैक्स खत्म हुआ तो पेट्रोलियम पदार्थों पर सेल टैक्स इनकम टैक्स क्यों नहीं खत्म हुआ? किसको लाभ पहुंचाया जा रहा है? किन बड़े व्यापारी? उसको जीएसटी में नहीं लाया गया। क्यों? यही तो सवाल है। अगर वन नेशन वन टैक्स की बात होती है तो पूरे देश में जीएसटी और पूरे देश के हर संसाधनों पर जीएसटी लागू होना चाहिए, न कि अपने मैंने ये सवाल पूछा था कि जो पेट्रोल का बेस प्राइस है वो लगभग 41 रुपये है, उस पर अगर जीएसटी लगाया भी जाता है 28% जो सबसे ज़्यादा है, तो लगभग पेट्रोल का दाम रिफाइनरी और कमीशन लेके लगभग 60-70 रुपये पड़ेंगे। लेकिन आज ये महंगाई का स्तर इस तरह हो गया है कि 100 से पार हो गया है। ये सवाल हमने किया था लोगों से। तो आखिर बात इसकी नहीं है कि 100 से पार हो गया, क्यों पार हो गया? बात इसकी है कि $125 पर बैरल कांग्रेस के ज़माने में पेट्रोलियम हम खरीदते थे तो हम 70 रुपया 60 रुपया बेचते थे। आज हम 70 रुपया खरीद रहे हैं, अभी बीच में 30-32 रुपया 35 रुपया तक भी 34 रुपया तक हुआ था पर बैरल पर डॉलर 34 रुपया। इतना सस्ता पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने के बाद भी इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? दूसरी चीज़, अगर हम बेच रहे हैं महंगा, हमारे पास इतने ज़्यादा राजस्व आ रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थों को महंगा बेच के हम पैसा ला रहे हैं, उसके बाद भी हमारी जीडीपी क्यों नहीं बढ़ रही है? मैं ये सवाल सरकार से पूछना चाहता हूँ। अगर हमारा आर्थिक तंत्र, हम जनता से वो कह रहे हैं कि हम अपने संसाधन बढ़ाने के लिए लोगों से रुपया ले, बोला कि हम टैक्स राशन दिए, हम वैक्सीनेशन लगा रहे हैं मुफ्त में, यह कारण भी हो सकता है क्या? वैक्सीनेशन इस देश में जब से शुरू हुआ तभी से जीडीपी घटा है? जरा उनसे सवाल पूछिए। और क्या इस देश में पहली बार फ्री वैक्सीन लग रहा है? इस देश में टीबी की दवाएं जो अपने देश में नहीं मिलती थी, उस टीबी की दवा को जापान से खरीदकर भारतीय सरकारों ने इसके पहले लोगों को मुफ्त में देने का काम किया था उस टीबी की दवा को। पोलियो अभियान इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी में नहीं खत्म किया। अगर इस देश में पोलियो 0% पोलियो है तो इनके पीछे की सरकारों ने खत्म किया। कभी बैनर नहीं लगाया कि फ्री में पोलियो ड्राफ्ट मैंने पिलाया, कभी नहीं लगाया किसी सरकारों ने। हमने तमाम खाद्य पदार्थों पर सरकारों ने टैक्स कम किया, सब्सिडी दिया, किसी ने ये बैनर नहीं लगाया कि हमने सब्सिडी कम किया, किसी ने इस बात का बैनर नहीं लगाया। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने फूड सिक्योरिटी बिल नहीं लाया, खाद्य सुरक्षा बिल जिन सरकारों ने भी लाने का काम किया। अगर अनाज मुफ्त मिल रहा है तो फूड सिक्योरिटी बिल की देन है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में खाद्य सुरक्षा कानून बना, तब जाके आज फ्री में मिल रहा है। लेकिन जिसने फूड सिक्योरिटी बिल लाया उसने कभी बैनर नहीं लगाया कि हमने फूड सिक्योरिटी बिल लगाया। बड़ा सवाल ये भी है अब कि पिछली विधानसभा के चुनाव में आपने बसपा से गठबंधन किया, उसके पहले कांग्रेस से किया।
ये सारे गठबंधन सपा को कहीं ना कहीं, चूँकि आप समाजवादी पार्टी से हैं, पहले आप बसपा से भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाते हैं या उसकी संगठनात्मक की कमजोरी है कि सीटें नहीं निकल पाई? देखिए, ये सवाल अगर सपा से आप पूछ रहे हैं तो इसके पहले तो ये भाजपा से पूछना चाहिए। भाजपा ने देश में सबसे पहले 39 दलों का गठबंधन किया इस देश में। उसके बाद आज भी भारतीय जनता पार्टी अपने को बड़ी ताकत कहती है, लेकिन फिर भी उसके पास कम से कम आज के डेट में 12-13 दलों से गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में वो 325 सीटों पे भले जीते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने 3-4 लोगों से गठबंधन किया। तो भारतीय जनता पार्टी अगर गठबंधन करे तो अच्छा है, और अखिलेश यादव जी गठबंधन करे तो सवाल नहीं। सवाल ये है कि चूँकि सुहेल देव समाज की पार्टी जो है, ओम प्रकाश राजभर जो है, अब सपा से हैं, पहले बसपा से रहे हैं। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये समीकरण किस ओर ले जाएगा समाजवादी पार्टी को? देखिए, सबसे बड़ा समीकरण जो है वह ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता आज पीड़ित है, आज परेशान है, महंगाई की मार झेल रही है, और वह जनता सिर्फ एक आदमी की तरफ देख रही है, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ। माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ इसलिए देख रही है कि समाजवादी सोच की सरकार जब जब बनती है, हमारे अगुआ, हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का मानना था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। यह समाजवादी सोच है। इसीलिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो वहाँ गरीबों को काम होता है, अंतिम झोपड़ी में झांकने का काम होता है, अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ी जाती है, अंतिम व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास होता है। यह समाजवादी पार्टी की। आप बताइए, इससे पहले तमाम देश में सरकारें बनी, प्रदेश में सरकारें बनी, कोई एक नाम बता दीजिए जिसने यह कानून बनाया हो या यह योजना लाया हो कि उत्तर प्रदेश में गरीब की बेटी के लिए अगर शादी के पैसे नहीं है तो सरकार देगी। यह पहली बार समाजवादी सरकार में हुआ कि लड़की को शादी अनुदान दिया जाएगा, क्योंकि इस पीड़ा को जो अंतिम व्यक्ति से निकला हुआ नेता जाता है ऊपर, वह देखता है कि गांव में रहने वाला बेटी के शादी में कितना परेशानी झेलता है। तो इसलिए हमारे नेता ने, समाजवादी सरकार ने एक कानून बनाया कि गरीब की बेटी का शादी नहीं हो पा रहा है तो शादी का अनुदान दिया जाएगा। पहली बार इस देश में ऐसा हुआ कि हाई स्कूल पास होने पे लड़कियों को साइकिल दी गई, उसके बाद उनको प्रोत्साहन राशि दिया गया। पहली बार इस देश में हुआ कि इंटर पास लड़कियों को साइकिल दिया गया, उसको प्रोत्साहन राशि दी गई। पहली बार इस देश में हुआ कि वृद्धा विधवा पेंशन के अतिरिक्त गांव में तमाम ऐसे गरीब रह जाते हैं जिनको पेंशन नहीं मिलता है, तो उनको लोहिया पेंशन के नाम पर उनको पेंशन देने का काम किया गया। तो सरकार अभी भी दे रही है, जो किसानों को सम्मान राशि दे रही है, वो पेंशन ही तो है। देखिए, किसानों को सम्मान राशि देना और पेंशन देना ये अलग बात है। सम्मान राशि क्या दे रही है? गन्ना किसानों का 1 रुपया 5 साल में बढ़ाया नहीं, 25 रुपये बढ़ा दिया अभी थोड़े दिन पहले। ये तो चुनाव, ये जो बढ़ाया है ये दे पाएंगे क्या? ये तो अगला सरकार जिसका बनेगा वो देगा। जैसे ये जो बढ़ाए हैं वह गन्ना कटते कटते और गन्ना मिल में जाते जाते इनकी सरकार बदल जाएगी, तो ये सरकार आएगी तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये तो हम देंगे ना, ये क्या दिए? ये तो हमारी सरकार देगी। ये 25 रुपया जो बढ़ा है ये तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो समाजवादी सरकार बनेगी वो देगी। इन्होंने क्या दिया? 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। और गन्ना किसानों का नुकसान कितना किया? डीजल का दाम बढ़ गया, जोताई महंगा हो गया, गन्ने की ढुलाई महंगी हो गई, खाद जो मिट्टी वाली खाद है वो महंगी हो गई, डाई महंगी हो गई, DAP महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। और उसके बाद किसानों का 1 रुपया नहीं बढ़ा। किसानों के ही जेब से पैसा लेकर और किसानों को वापस कोई भारतीय जनता पार्टी के खजाने से दे रही है? ये तो लोगों के टैक्स का पैसा है। हम बिस्कुट खरीदते हैं तो पैसा टैक्स देते हैं, नून खरीदते हैं तो पैसा, कड़वा तेल देखिए आज 250 रुपया लीटर बिक रहा है। वर्तमान की राजनीति और वर्तमान की राजनीति की जो भूमिका है वो किस स्तर पे चल रही है? क्या पृष्ठभूमि है आज की राजनीति की? देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यह प्रजातांत्रिक देश है, और यहाँ जनता ही अपना अगुआ चुनती है। बीच में कुछ सालों से ऐसा हो गया है कि विधायक का चेहरा देखे ना देखे, ऊपर के चेहरे को देख के विधायक चुना जाने लगा। इससे लोकतंत्र आहत होने लगा।
लोकतंत्र में अंतिम व्यक्ति की लड़ाई, अंतिम व्यक्ति की पीड़ा, अंतिम व्यक्ति के लिए काम जो करे उसे ही अपना अगुवा चुनना चाहिए। और इसी राजनीति को हम लोग दिन रात मजबूत करते हैं कि जो अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ता है, अंतिम व्यक्ति की पीड़ा समझता है, उसको आगे करना चाहिए। अच्छा, आपने एक सवाल खड़ा किया था, हम पिछली बार लॉकडाउन में आपसे जब एक बार सवाल किए थे तो आपने कहा था कि जनपद की कुशीनगर की मैं टैगलाइन करता हूँ, कुशीनगर में स्वास्थ्य सुविधाओं की बड़ी कमी है। 20 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम लगता है, एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ और उसी के साथ यहाँ के कुशीनगर राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी हुआ। देखिए, ये चुनावी वर्ष है और यह सरकार जो है खुद आईसीयू में है। ये काम सरकार जब बनी इनकी 2017 में, उस समय प्रधानमंत्री जी आके अगर उसका शिलान्यास किए होते और आज चुनाव के समय उस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते तो हम ये मानते कि उनकी नीयत अच्छी थी कुशीनगर जनपद के प्रति। लेकिन चुनाव के समय उद्घाटन, चुनाव के समय शिलान्यास, तो ये तो परंपराओं की तरह है कि जनता को लुभाने के लिए हम मेडिकल कॉलेज का दांव खेल दिए। ये आज की बात नहीं है, 3 साल से इस जनपद में हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज आ गया है, यहाँ ज़मीन ढूंढा जा रहा है, वहाँ ज़मीन ढूंढा जा रहा है। कहीं ये 3 साल में न ज़मीन ढूंढ पाए, न शिलान्यास कर पाए, और आज चुनाव आया है तो आज वो मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास की बात कर रहे हैं। दूसरी बात आपने उठाया एयरपोर्ट का मामला। एयरपोर्ट जो है 258 करोड़ की लागत से अभी तक एयरपोर्ट बना है। 258 करोड़ में 207 करोड़, एक बार में 9 करोड़ और एक बार में 199 करोड़, 208 करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा दिया गया इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए, और कुल 258 करोड़ रुपया लगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 7 साल के दरमियान 50 करोड़ रुपया दिया। तो उस एयरपोर्ट को बनाने में तो सबसे ज़्यादा माननीय अखिलेश यादव जी का योगदान है। दूसरी चीज़, यह एयरपोर्ट बनाने का हल्ला कर रहे हैं। आप चले जाइए एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट से हाईवे को लिंक करने वाली सड़क दिखाइए। 5 साल के अंदर इस सरकार ने एयरपोर्ट से मुख्य हाईवे को जोड़ने वाली सड़क नहीं बना पाई, वह एयरपोर्ट क्या बनाने की बात करेगी? नहीं, वो तो सरकार कह रही थी कि जो है हमने टर्मिनल बना दिया, हमने जो है ATC बिल्डिंग बना दी, रनवे को सही कर दिया, काफ़ी चीज़ें, मतलब ये सही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में वो काम हुआ उस पर, लेकिन जो मुख्य उस पर काम जो छूटे हुए थे वो सारे काम पूरे हुए। देखिए, उसमें छूटा क्या था? बाउंड्री बन गया, ज़मीन एक्वायर हो गए, रनवे बन गया, ATC बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग बन गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के लिए पैसा दे दिया गया था, समाजवादी सरकार के समय वो पैसा दिया गया था, और क्या नाम है, अग्निशमन बिल्डिंग के लिए, फायर बिल्डिंग के लिए, जो कि किसी भी एयरपोर्ट के लिए सबसे जरूरी चीज़ होता है, उसके लिए ये तो पैसा समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था। खैर, अब दूसरे मुद्दे पे, जैसे आपने बताया कि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सरकार जो है उसकी नीयत सही नहीं है तो उसने शिलान्यास किया। एम्स को लेकर भी राजनीति की जाती है कि एम्स तो सरकार ने बनाया भी, शुरू भी किया, अब संचालित भी हो रहा है वो गोरखपुर में। देखिए, हम लोग तो पहले से जब एम्स आने वाला था तभी से हम लोग इस बात को मांग करते थे कि कुशीनगर में नेशनल हाईवे के किनारे इतनी बड़ी ज़मीन मैत्री परियोजना के नाम पे पड़ी हुई है, उस ज़मीन को एम्स के लिए एक्वायर कर लिया जाए। वो ज़मीन ऐसे पड़ी हुई है, सांस्कृतिक विभाग, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग के नाम से रजिस्ट्री है उसका, वो ज़मीन ऐसे यूजलेस ऐसे पड़ी हुई है। हम लोग शुरू से ये कह रहे हैं कि गोरखपुर के गन्ना शोध संस्थान को तहस नहस न किया जाए, उसको बर्बाद न किया जाए, क्योंकि यह इलाका जो है वह गन्ना आधारित इलाका है। ये गन्ना शोध संस्थान को बर्बाद कर दिया। नया गन्ना शोध संस्थान तो कहीं बनाया नहीं। ये सवाल तो कोई ना मीडिया का आदमी पूछता है और ना कोई उठाता है। अगर हम गन्ना शोध संस्थान को बर्बाद किए, उसकी ज़मीन को एक्वायर किए और वहाँ नई जो फसलों का आविष्कार होता था कि गन्ना की नई प्रजातियां कैसे पैदा की जाएं, उसके लिए तो कहीं आपने दिया नहीं।
हम लोगों का यही मांग था, बेसिक चीज़ें थी। हमने कहा कि उससे बड़ी ज़मीन यहाँ पड़ा हुआ है कुशीनगर में, नेशनल हाईवे के किनारे, ये भी नहीं कोई जंगल में है, चारों तरफ से सड़कें हैं, वहाँ सड़क भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। उस ज़मीन के चारों तरफ से, एक तरफ नेशनल हाईवे, एक तरफ कुशीनगर का सड़क, कुशीनगर शहर की सड़क, और दूसरी तरफ कसिया देवरिया मार्ग, ये वो चारों तरफ सड़कों से जुड़ा घिरा हुआ वह था। और इतना बड़ा पैकेज, इतनी बड़ी ज़मीन का पैकेज, लेकिन वहाँ बनाने का काम नहीं किया। हम लोग ये भी मामला उठाए कि गोरखपुर में ऑलरेडी पहले से बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज है, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक बड़ा केंद्र है। कुशीनगर में ऐसा केंद्र नहीं है। हमारे वहाँ मस्तिष्क ज्वर से हजारों लड़के मरते हैं, जापानी बुखार से मरते हैं, बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। एक्सीडेंट होता है तो गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज ले जाते तमाम बच्चे यहाँ मर जाते हैं रास्ते में ही। तो इसलिए हम लोगों का यह मांग था, लेकिन उस मांग कोई सरकार ने नहीं सुना। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ समाजवादी नेता